हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। और ये क्लास 8th की हिस्ट्री देख रहे थे, इतिहास देख रहे थे। और क्लास 8th एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है। पिछले हमने 6 चैप्टर कंप्लीट देख लिए हैं। आप 8th क्लास की एसएस3 नाम से प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर, तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर बाकी के 6 चैप्टर को ज़रूर देखेगा। आज इस 7th चैप्टर में महिलाएं, जाति और सुधार के बारे में देखेंगे। देखिए, हम वन बाय वन जो है स्टेप बाय स्टेप जो घटनाक्रम है इतिहास का वो देखते जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, तो जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति उस समय क्या थी, 200 वर्ष पहले क्या थी, जातिगत जो भेदभाव क्या थे, उनमें सुधार किस प्रकार हुआ। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। देखिए, आजकल लड़के स्कूल जाती है, लड़कों के साथ पढ़ती है, कॉलेज जाती है, नौकरी करती है, मनपसंद लड़के से शादी करती है, चाहे वो किसी भी जातीय समुदाय का हो, वोट डालती है, चुनाव लड़ती है। लेकिन 200 साल पहले हालात इससे अलग थे। बच्चों की शादी कम उम्र में कर दिया करते थे, पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकते थे, सती प्रथा थी। सती का अर्थ सदाचारी महिला से लिया जाता था। ठीक है, तो वह सदाचारी महिला जो अपने पति के साथ ही सुहाग हो जाए, तो वो सती थी। शिक्षा तक महिलाओं की पहुंची नहीं थी, संपत्ति पर महिलाओं के सीमित अधिकार थे। तो ऐसी स्थिति हुआ करती थी 200 साल पहले। स्त्री पुरुषों के बीच तो फर्क था ही, पर लोग जातियों में भी बटे हुए थे। ब्राह्मण क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति मानते थे, बाकी वैश्य और शूद्र बचे। और इसके अलावा जो अति शूद्र माना जाता है, जिसे अछूत कहा जाता है, वो जातियाँ, तो इन सभी को नीची जाति माना जाता था। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है, तो ये तो ऊंची जाति हो जाती थी। तो ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए, उसके बाद में वैश्य को रख लिया जाता। वैश्य में व्यापारी और साहूकार आते थे। वैश्य में कौन कौन आते थे? व्यापारी और साहूकार आते थे। उसके बाद में शूद्र को रखा जाता था। शूद्र में किसान, कारीगर, बुनकर और कुम्हार को लिया जाता था। ठीक है, शूद्रों में ये थे। और उसके बाद में अति शूद्र आते थे। तो अति शूद्र को क्या काम दिया गया था? सफाई वगैरह करने का। और अति शूद्रों को अछूत भी कहा जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 जो वर्ण व्यवस्था तो थी ही, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा अछूत भी थे, जिन्हें अतिशूद्र कहा जाता था। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था थी उस वक्त इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप हमें 8th क्लास में ये बताया है एनसीईआरटी के में कि जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से हुए। तो पहला टॉपिक है परिवर्तन या बदलाव की दिशा में काम करना। तो किस प्रकार से काम हुआ? पुस्तकों, समाचार पत्रों, पैम्पलेट जैसे संचार के रूपों का विकास हुआ। इससे क्या हुआ? सामाजिक रीति रिवाज और प्रथाओं पर चर्चाएं हुई, बहस हुई। ठीक है, तो चर्चा और बहस होने से ये जो माजरा है वो थोड़ा चेंज होता नजर आया। सबसे पहले जो समाज सुधारक आते हैं राजा राम मोहन राय, ये 1772 से 1833 था। तो राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज, इसे ब्रह्म समाज कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मो या ब्रह्म समाज की स्थापना की। और ब्रह्मो समाज इन्होंने एक क्या था? एक सुधारवादी संगठन बनाया। तो ब्रह्म समाज क्या था? एक सुधारवादी संगठन। किसमें सुधार कर रहा था? सामाजिक जो प्रथाएं थी, सामाजिक जातिगत जो भेदभाव थे, इनमें सुधारवादी संगठन के रूप में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, और राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। तो पश्चिमी शिक्षा के ये पक्षधर थे। उन्होंने क्या लिखा कि महिलाओं को घर परिवार तक सीमित रखा जाता है, उन्हें घरेलू कामों से बांधकर रखा जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि स्त्रियों को घर के कामों की चारदीवारी में बांधकर रखा जाता है, तो उनको भी बाहर लाया जाना चाहिए और शिक्षा पर उनका अधिकार है। ठीक है, इसके बाद में विधवाओं के जीवन में बदलाव लाने की कोशिश की गई समाज में। सबसे पहले आगे आ रहे हैं राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी। और राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी और यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। और यही कारण था कि उन्होंने लेखन के माध्यम से, ठीक है, अभी मैंने बताया समाचार पत्रों, पैम्पलेट वगैरह का विकास हो गया था, तो इसके माध्यम से बताया कि विधवाओं को जलाने की प्रथा प्राचीन ग्रंथों में नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, तो संस्कृत में हमारे जो प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं उनको इन्होंने अच्छे से पढ़ा। और वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि विधवाओं को उसके पति के साथ जला दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है, क्योंकि हमारी भारतीय जनता अशिक्षित थी। ठीक है, तो वो जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें बहुत अधिक हमारा जो है उसमें विश्वास था, ट्रस्ट था। तो उसी के माध्यम से उन्होंने इस बात को बताया कि विधवाओं को जलाने की प्रथा प्राचीन धर्म ग्रंथों में नहीं है, अभी लागू कर दी गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ
1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा। कब लगा? 1829 में सती प्रथा पर बैन लगा दिया गया। ठीक है। और देखिए एक नोट आपके सामने यहाँ दिखाई देगा, तो इसको चित्र के माध्यम से आप ये देख लीजिएगा कि पहले हम उन्हें लकड़ियों से बांध देते थे। तो ऐसी इस नोट में देखिए किस प्रकार से बर्बरता से जो है महिलाओं को सती प्रथा नामक सिस्टम से बांध रखा था। तो कितनी क्रूर जो है इनके साथ व्यवहार किया जाता था। तो राजा राममोहन राय आए और 1829 में इनके प्रयासों से सती प्रथा बैन हुई। आगे चलते हैं। इनके बाद में प्रसिद्ध समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए। ठीक है। अब इसी कड़ी में ईश्वर भाई विधवाओं को सती किया जाता था। ठीक है। उसको बैन लगवाया राजा राममोहन राय ने 1829 में। आगे चलकर प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं। उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया। भाई राजा राममोहन राय से सभी समाज सुधारक समझ गए थे कि हमें इन धार्मिक ग्रंथों का ही एविडेंस देना होगा। ठीक है। तो प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया विधवा विवाह के लिए। भाई वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि विधवाएं दूसरी शादी नहीं कर सकती, तो इन्होंने बताया। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 कानून बना इनके प्रयासों से। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। ओके। अब ये थोड़ा सा एडिशनल मैंने जोड़ दिया है अपने कंपटीशनल एग्जाम के अकॉर्डिंग। ये उस वक्त लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय। और लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में दो हमारे यहाँ पर, एक तो विधवा पुनर्विवाह है 1856 और एक वुड्स डिस्पैच हमने पिछले इलेक्शन में पढ़ा था। वुड्स डिस्पैच आप कमेंट करके बताना वुड्स डिस्पैच क्या है, कि किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच 1854 में आया था। ठीक है। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो ये दोनों ही लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आए थे। अब देखिए विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन का समर्थन भारत के अनेक भागों में फैला। ठीक है। इन्होंने मुहिम छेड़ी राजा राममोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। फिर देखिए क्या प्रयास हुए। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरे सलिंगम पतुलु मद्रास प्रेसिडेंसी में थे। इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, संगठन बनाया और इस बात का प्रचार प्रसार किया कि विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। फिर आगे आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ये भी अपने प्रसिद्ध समाज सुधारक हुए हैं और इन्होंने भी इसी कड़ी में देखिए अप्रैल 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की बॉम्बे में अप्रैल 1875 में। ठीक है। तो इनका आदर्श वाक्य कई बार पूछ लिया जाता है अपने कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स के लिए, तो ये थोड़ा मैंने एडिशनल ये लिख दिया है इसके उद्देश्य वगैरह। बाकी आपके 8th की बुक में ये है नहीं, 2-4 लाइनें मैंने लिख दी। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जो ये आर्य समाज है, आर्य समाज का आदर्श वाक्य पूछ लिया जाता है तो क्रीन्वंतो विश्वम आर्यम, इस दुनिया को महान बनाए, इसका अर्थ ये है। ठीक है। तो इस आदर्श वाक्य पर काम करता था ये आर्य समाज। और आर्य समाज के उद्देश्य देखें तो आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। ठीक है। और विधवा विवाह का समर्थन किया। तो विधवा विवाह की बात हो रही थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित करवा दिया 1856 में इनके प्रयासों से। तो विधवा विवाह का इन्होंने भी समर्थन किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। विदेशी शासन से मुक्ति और जाति विहीन समाज को प्रोत्साहित किया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। ठीक है। आर्य धर्म सभी का सामान्य धर्म हो, मतलब आर्य धर्म जो है ना वो सभी का सामान्य धर्म है, इस पर जोर दिया। ठीक है। मतलब इसमें आर्य धर्म में कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, आर्य कहलाते हैं आर्य धर्म में। ठीक है। तो इस पर जोर दिया इन्होंने। इसके अलावा ये भी थोड़ा एडिशनली लिखा है मैंने कि इनकी प्रसिद्ध कृति पूछ ली जाती है, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति। तो सत्यार्थ प्रकाश है, मूल नाम इनका मूलशंकर तिवारी था और स्वराज का आह्वान करने वाले या स्वराज का नारा देने वाले ये पहले समाज सुधारक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। तो इस प्रकार से विधवा सती प्रथा का बैन लगने के बाद में विधवा पुनर्विवाह के लिए ये समाज सुधारक आगे आए। फिर भी विधवा विवाह का विरोध रूढ़िवादी करते रहे। तो हमारे हिंदू धर्म में रूढ़िवादी लोग थे, तो जो वो सही नहीं मानते थे विधवा पुनर्विवाह को, और वो विरोध करते रहे। तो ये तो थी औरतों से संबंधित बहुत बड़ी समस्याएं, जैसे सती, विधवाओं का जो है विवाह न करना। ये तो जो है काफ़ी बदलाव लेके आए ये हमारे समाज सुधारक। अब देखिए धीरे धीरे इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी अंधविश्वास, जो प्रथाएं बंद हुई औरतों के प्रति, तो अब लड़कियां स्कूल जाने लगती है। ठीक है। लड़कियां स्कूल जाने लगती है। चित्र आप देखते चलिएगा।
19वीं सदी के मध्य में पहले स्कूल खोले गए। पहले स्कूल कब खोले गए भारत में? 19वीं सदी के मध्य में। लोगों को भय था कि लड़कियां घरेलू कामकाज से दूर हो जाएगी, इसलिए अनेक महिलाएं घर पर पढ़ाई जाने लगी और अनेकों ने बिना किसी की मदद से खुद ही पढ़ना सीखा। अब लड़कियों को स्कूल नहीं भेजने के पीछे कई कारण भी थे कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जाना चाहिए, लड़कियाँ घर से इतनी दूर हो जाएगी तो घरेलू काम से दूर हो जाएगी, ठीक है, या लड़कियों के थोड़ा चरित्र में बदलाव आ सकता है। इस प्रकार के थोड़े मिथक लगा रखे थे इन्होंने। तो लेकिन जब इस प्रकार के चेंजेज आए, स्कूल खुले, तो कुछ लड़कियां तो खुद की सेल्फ ही पढ़ने लगी, कुछ जो है शिक्षिकाओं की मदद से पढ़ने लगी, ठीक है। उदाहरण दें तो रास सुंदरी देवी का नाम आता है सबसे पहले। ये दिए की लो में पढ़ना सीखा था इन्होंने, रास सुंदरी देवी ने, ठीक है। इस क्रम में आर्य समाज द्वारा, अब आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अभी देखा हमने स्वामी दयानंद सरस्वती, तो आर्य समाज भी आगे आया और इन्होंने पंजाब में स्कूल खोले। ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में स्कूल खोले। कलकत्ता में विद्यासागर द्वारा लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। इस प्रकार से समाज सुधारकों के द्वारा लड़कियों की पढ़ाई के लिए देखो प्रयास किए गए। अब देखिए कुलीन मुस्लिम परिवारों में महिलाओं को शिक्षिकाएं कुरान पढ़ाने आती थी, ठीक है, जो अफोर्ड कर पाते थे तो वो शिक्षिकाओं को लगा रखे थे महिलाओं को पढ़ाने के लिए। अब इसी क्रम में मुमताज़ अली थी, जैसे सुधारकों ने कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, तो इस प्रकार से आवाज़ भी उठने लगी, ठीक है, लड़कियां स्कूल तो जाने लगी, अब ये आवाज़ भी उठने लगी शिक्षा के अधिकार को लेकर। अब आगे महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। अब लड़कियां थोड़ी पढ़ने लगी तो औरतों के बारे में औरतें लिखने लगी। तो ये कैसे हुआ? तो 20वीं सदी की शुरुआत में भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खुलवाए, ठीक है, भोपाल की बेगमों ने खुलवा दी, ठीक है। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। तो ये बेगम रुकैया सखावत हुसैन के द्वारा खोले गए। अब 1880 के दशक तक विश्वविद्यालयों में महिलाएं जाने लगी। ये चित्र देख लीजिएगा आप। तो पंडिता रमाबाई देखिए, ये संस्कृत की महान विदुषी थी, विद्वान थी, ठीक है। तो पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के दैन्य जीवन के बारे में किताब लिखी। देखिए, तो उच्च जाति की जो हिंदू महिलाएं हैं तो उनका जीवन भी दयनीय है। ये पंडिता रमाबाई ने इस पर किताब लिखी। फिर इन्होंने क्या कहा, पंडिता रमाबाई के क्या विचार थे कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। ये देखिए, हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उनको रसोई तक सीमित रखता है, उनको चार दीवारी तक सीमित रखता है, ठीक है, बाहर नहीं निकलने देता है, उनका विकास नहीं होता, इससे जो है पढ़ाई के बिना उनका विकास नहीं हो पाता। पूना में विधवा गृह की स्थापना की इन्होंने। पूना में विधवा गृह की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने। यहाँ महिलाओं को ऐसे गुण सिखाए जाते हैं जिससे वे रोजी रोटी कमा सके, ठीक है। तो सेल्फ कई प्रकार के डेवलपमेंट यहाँ इन विधवा गृहों में किए जाते थे पंडिता रमाबाई। तो विधवाओं को समर्थन में देखिए पंडिता रमाबाई भी आगे आई। फिर आगे है पूना में घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त की किसने? ताराबाई शिंदे ने। कौन थी? नारीवादी कार्यकर्ता थी ये। तो ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी है, मैंने कम्युनिटी में भी डाला था, आपने देखा होगा। तो 1882 में मराठी में प्रकाशित हुई थी ये स्त्री पुरुष तुलना। किस भाषा में थी? मराठी में। 1882 में लिखी ताराबाई शिंदे ने, ठीक है। इसमें क्या बताया इन्होंने? पुरुष और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की इसमें इन्होंने आलोचना की है कि पुरुष और महिलाओं में काफ़ी फर्क होता है, काफ़ी अंतर होता है। अब इसी क्रम में आगे देखें तो अनेक हिंदू राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि इससे हिंदू संस्कृति नष्ट हो जाएगी। किससे? कि अगर लड़कियां पढ़ने लग जाएगी इससे हिंदू संस्कृति नष्ट हो जाएगी और सभी लड़कियों में संस्कार नष्ट हो जाएंगे, मतलब वो घरेलू काम नहीं करेगी। फिर भी महिलाएं सुधारों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगी। महिलाओं ने किताबें लिखी, महिला संघ बनाए, प्रशिक्षण केंद्र खोले, स्वास्थ्य व शिक्षा हेतु कानून बनाए। 20वीं सदी में जवाहरलाल नेहरू ने भी इनका सपोर्ट किया, सुभाष चंद्र बोस ने भी इनका सपोर्ट किया और बताया कि महिलाओं आज़ादी के बाद में, अभी तो आज़ादी के कार्यक्रम में महिलाएं हमारा योगदान दे राष्ट्रीय आंदोलन में, उसके बाद में आज़ादी के बाद में महिला सशक्तिकरण में कदम उठाए जाएंगे, ये इनका सपोर्ट था। और इन्होंने भी महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता का समर्थन किया। तो इस प्रकार जो है लड़के स्कूल जाने लगी, कई प्रकार की प्रथाएं इनके प्रति जो थी इलीगल थी वो बैन हो गई, है ना, उनमें शिक्षा का प्रसार हुआ। लड़कियां ही लड़कियों के बारे में, महिलाएं महिलाओं के बारे में लिखने लगी, महिलाएं महिलाओं को पढ़ाने की लगी। इस प्रकार धीरे धीरे किताबें लिखने लगी, साहित्य लिखा जाने लगा, तो धीरे धीरे महिलाओं में जागरूकता फैलने लगी। फिर नेक्स्ट आता है बाल विवाह हो रहा था, ठीक है। तो अब बाल विवाह में क्या हुआ? तो बाल विवाह के विरुद्ध भी कानून बना दिया गया। 1929 में ये कानून बना। तो 1929 में बाल विवाह निषेध कानून पारित हो गया। शुरू में तो क्या, लड़का 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और लड़की 16 साल से कम नहीं हो, ठीक है। तो अगर 18 साल से कम लड़का और
16 साल से कम लड़की की शादी की जाती है तो निषेध था, ठीक है। फिर इस क्रम को, इस उम्र को बढ़ा दिया गया। अब ये क्या है, 21 साल का लड़का होना चाहिए और 18 साल की लड़की होनी चाहिए। अगर इससे कम उम्र की शादी बच्चों की जाती है तो वो जो निषेध है वो इलीगल है, ठीक है। और वर्तमान में भी अभी भी जो है बाल विवाह ये पूरी तरीके से रुका नहीं है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जाति और समाज सुधार। यहाँ तक तो हमने लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में, किस प्रकार की प्रथाएं थी, किस प्रकार उनका दमन हुआ, शिक्षा कैसे फैली, तो ये देखा। अब जातिगत ऊंच नीच कितना था समाज में, ये भी देखेंगे, और उनके प्रति समाज में कैसा सुधार हुआ, अब ये नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अब महिला सशक्तिकरण में भी सती प्रथा पर रोक लगवाकर राजा राम मोहन राय पहले समाज सुधारक कहा गया है, ठीक है। जाति व्यवस्था की भी इन्होंने सबसे पहले आलोचना की। राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना की, और जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले जो बौद्ध ग्रंथ थे ना भाई, ये ज्ञाता थे, अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। तो बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद करके लोगों को बताया कि बौद्ध ग्रंथ में भी जाति व्यवस्था का विरोध किया गया है, ठीक है। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। मतलब प्रार्थना समाज के द्वारा भी ये जो है जातिगत जो ऊंच नीच है उसका विरोध किया गया। जाति उन्मूलन के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन हुआ, ठीक है। तो परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था, ये भी जातिगत ऊंच नीच का विरोध कर रही थी। ईसाई प्रचारकों ने आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोले। तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भाई आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए थोड़ा स्कूल खोला था ईसाई प्रचारकों ने। तो ईसाई प्रचारकों का घोर विरोध हुआ था, यहाँ तक आदिवासी इन ईसाई प्रचारकों को मारने तक उतारू हो गए थे। इसका कारण क्या है कि भाई धीरे धीरे बच्चे पढ़ने लगे, पढ़ने से देखो शिक्षा से उनका मानसिक और व्यवहारिक विकास हुआ, और शिक्षा के बाद हुआ है शहरों की ओर दौड़ पड़े नौकरियों के लिए, ठीक है। तो इसको ये आदिवासी समझ नहीं पा रहे थे, ये ऐसे सोच रहे थे कि हमारा कुनबा टूट रहा है, हमारी यूनिटी टूट रही है, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, जिसको ये गलत समझते थे। इसीलिए इन्होंने ईसाई प्रचारकों को जो है काफ़ी विरोध किया, ठीक है। फिर इसी समय लोग शहरों की ओर काम और नौकरी की तलाश में जा रहे थे, जिससे वहाँ इनको मजदूरी, ईंट बनाने, नाली साफ करने, रिक्शा खींचने आदि का काम मिल रहा था। शहरों में काम था ऐसा। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद व इंडोनेशिया में बागानों में काम करने के लिए भी जाने लगे। इस प्रकार थोड़े जो है मजदूरों की, श्रम की वहाँ डिमांड हुई, तो लोग बाहर भी जाने लगे। अब मदिगा समुदाय और महार जाति, तो ये दोनों ही देखो अछूत जातियाँ हैं। मदिगा समुदाय आंध्र प्रदेश की अछूत जाति है, महार जाति अछूत थी। महार जाति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। तो मदिगा समुदाय आंध्र प्रदेश की अछूत जाति थी, जूते बनाने का काम करती थी, चमड़े का काम करने वालों को नीची नज़र से देखते थे। क्यों? क्योंकि वह भाई जो पशु मर गए हैं उनके शव को साफ करके चमड़ा तैयार करते हैं, तो इसलिए मदिगा समुदाय को काफ़ी नीची नज़र से देखा जाता था, अछूत जाति माना जाता था। फिर महार जाति, अब मदिगा समुदाय देखो विश्व युद्ध हुआ था उस वक्त, तो वहाँ पर जूतों की मांग बढ़ गई थी, ठीक है। इसलिए अब मदिगा समुदाय जूते बना रहा था, तो मदिगा समुदाय को इससे काफ़ी लाभ हुआ था, इनके पास काम अच्छा आ गया था। फिर है महार जाति। महार जाति भी अछूत जाति थी, ये सफाई का काम करती थी, ठीक है। ये मल वगैरह ढोने का काम करती थी। आगे देखिए जातिगत व्यवस्था देखते जा रहे हैं हम, तो नोट देखिए, बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता। 1829 तक आ गए, लेकिन सरकारी स्कूलों में इन जो है महार और मदिगा जाति को प्रवेश नहीं दिया जाता था, अछूत जाति जो भी थी, ठीक है। जब सख्ती से आवाज़ इनके खिलाफ उठाई गई तो बाहर बरामदे में बैठकर केवल सुनने की इजाज़त मिलती थी। कमरे में केवल ऊंची जाति के बच्चे पढ़ते थे। अभी ऊंची जाति में किसको पढ़ा हमने? ब्राह्मण और क्षत्रिय, और वैश्य को भी एडमिशन मिल जाता था, लेकिन इनको जो है बरामदे में ही बैठाकर पढ़ाया जाता था। और आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, तो वो भी बरामदे में बैठकर, चप्पलों के पास बैठकर गुरु की बातें सुनकर ही देखिए इतने बड़े व्यक्ति बने थे। तो ये हालत थी उस वक्त, बच्चों के प्रति कैसा भेदभाव किया जाता था। अब समानता और न्याय की मांग कैसी हुई? भाई जातिगत इतने भेदभाव है, इतनी अछूत जातियाँ ये विरोध कर रही है, इनको शिक्षा नहीं दी जा रही है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, काम नहीं मिल रहा है, तो इस चेंजेस से जो है समानता और न्याय की मांग बढ़ी। ये जो अछूत जातियाँ हैं इन्होंने कहा कि हमें भी समानता मिले और न्याय हमें भी मिले। तो इसके पक्ष में कैसे कदम उठते हैं? 19वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन करने लगे। गैर ब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के अलावा जो अन्य जो जातियां हैं जिनके साथ जो है भेदभाव हो रहा है, वो आंदोलन करने लगे।
इनमें सबसे पहला आंदोलन हो रहा है सत्यनामी आंदोलन। तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत गुरु घासीदास ने की थी, याद रखिएगा, गुरु घासीदास के द्वारा चलाया गया था सतनामी आंदोलन 1820 में। वर्तमान छत्तीसगढ़ में पड़ता है ये जो इलाका है जहाँ इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चमड़े का काम करने वालों को इन्होंने संगठित किया था गुरु घासीदास ने, और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु आंदोलन किया था। दूसरा आंदोलन चला हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर ने मतुआ पंथ की स्थापना की। मतुआ पंथ चलाया हरिदास ठाकुर ने। ये पूरी बंगाल में जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले जो ब्राह्मणवादी ग्रंथ थे उस पर सवाल उठाया हरिदास ठाकुर ने, ठीक है। फिर आगे चलकर एजावा जाति के थे श्री नारायण गुरु। इन्होंने क्या किया, ये वर्तमान केरल में पड़ती है जगह, तो एजावा जाति के श्री नारायण गुरु थे। इन्होंने एकता का आदर्श रखा और जातिगत भेदभाव का विरोध किया। श्री नारायण गुरु के 2 कथन रहे हैं, सारी मानवता ही एक जाति है, ठीक है। तो ये थोड़े स्टेटमेंट याद रख लीजिएगा कि सारी मानवता ही एक जाति है। ये किसने कहा, श्री नारायण गुरु ने कहा था। और दूसरा इन्होंने कहा ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यान, ठीक है, मतलब मानवता की एक जाति है, एक धर्म है और एक ईश्वर है, ठीक है। तो ये दोनों कथन श्री नारायण गुरु के थे। इस प्रकार से जातिगत जो भेदभाव हो रहे थे उनमें ये जो है ये लीडर आगे आए और इनका विरोध किया। इस प्रकार सभी पंथों ने अपनी अपनी जातियों में स्वाभिमान को उत्पन्न करने का काम किया। आगे पढ़ते हैं हम गुलामगिरी। गुलामगिरी, तो गुलामगिरी देखो एक बुक का नाम है जो ज्योतिराव फूले ने लिखी थी। तो अब देखते हैं, ज्योतिराव फूले का जन्म 1827 में हुआ था और उनके अनुसार ब्राह्मण आर्य थे। ब्राह्मणों को आर्य माना किसने, ज्योतिराव फूले ने। तो ब्राह्मण आर्य थे, ये विदेशी थे, ये उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। आर्यों ने यहाँ रहने वाले लोगों को हरा दिया और अपने अधीन कर लिया, ठीक है, और उनको अछूत कह दिया। ये मानते थे। फूले ने कहा कि उच्च जातियों का अपनी भूमि व सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का इनका कोई अधिकार नहीं है। सब अछूतों और शूद्रों की ही चीज़ें थी, भूमि और सत्ता, जो इनके द्वारा छीन ली गई है। आगे इन्होंने दावा किया कि आर्य शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। ये बहुत ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आर्य शासन से पहले भारत में स्वर्ण युग था। ये बात किसने कही, ये जो फूले ने कही है, ज्योतिराव फूले ने कही है। किसान जमीन जोतते थे और मराठा न्याय संगत शासन करते थे। तो इस प्रकार का स्वर्ण युग था, यहाँ अछूत वगैरह कोई नहीं थे, कोई गलत इनके साथ अन्याय नहीं होता था। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों, मतलब जो शूद्र समझ गए श्रमिक जातियां हैं, और अति शूद्र मतलब जो अछूत जातियां हैं, तो शूद्र और अति शूद्रों को संगठित हो जाना चाहिए। ये ज्योतिराव फूले का आह्वान था शूद्र और अति शूद्रों के लिए। अब इनको इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। ज्योतिराव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कब की, 24 सितंबर 1873 में की, पुणे महाराष्ट्र में। इसके मूलभूत सिद्धांत गुलामगिरी में लिखे हुए हैं। जो सत्यशोधक समाज के जो मूलभूत सिद्धांत है वो गुलामगिरी में लिखे हुए हैं। अब ज्योतिराव फूले ने 1873 में ही गुलामगिरी या गुलामी किताब, ये गुलामगिरी या गुलामी किताब लिखी थी 1873 में। इसकी स्थापना भी 1873 में हुई। 1873 में इन्होंने बुक भी लिख दी थी। इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था, जिसके फलस्वरूप वहाँ दास प्रथा खत्म हो गई थी। देखो 1873 मतलब 1863 में अमेरिका में एक गृह युद्ध हुआ था और वहाँ पर जो दास प्रथा थी ना, उसका एंड हो गया था। तो अमेरिकी दास प्रथा से संबंध है, अमेरिकी दास प्रथा से संबंध है किसका, गुलामगिरी का। सीधा सीधा ये लिंक हो गया इसका, ध्यान रखिएगा आप। फूले ने ये पुस्तक उन अमेरिकियों को समर्पित की। तो ये आ जाता है कि ज्योतिराव फूले के द्वारा गुलामगिरी बुक किसको समर्पित की गई, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो समर्पित ही उन्होंने तो उन अमेरिकियों को समर्पित की है जिन्होंने गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। भाई वहाँ गुलाम प्रथा अगर समाप्त हुई है तो कई अमेरिकी हैं जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया था। उन अमेरिकियों को उन्होंने समर्पित की है जिन्होंने वहाँ पर गुलामी प्रथा का अंत कर दिया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इस प्रकार इन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया था। फूले उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा, निम्न जातियों के अपमान से चिंतित भी थे। नोट देखिए, जाति सुधार का आंदोलन पश्चिमी बंगाल में पश्चिमी भारत में अंबेडकर और दक्षिणी भारत में ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने ये दलित नेता थे, इन्होंने चलाया था। तो सीधा सीधा पश्चिम भारत में जो है दलित आंदोलन किसने चलाया, डॉक्टर अंबेडकर ने। और दक्षिण भारत में किसने चलाया था, ईवी रामास्वामी नायकर, जिसे पेरियार भी कहते हैं। इसके बारे में अभी लास्ट में इस बुक में दिया गया है, डिटेल से पढ़ेंगे। आगे देखिए, एक फूले का स्टेटमेंट है, ज्योतिराव फूले का स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहे हैं, उच्च जातियों के नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद
के भी ये आलोचना करते थे। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये ज्योतिराव फूले जो अपने देश में उपनिवेश अंग्रेजों के खिलाफ जो राष्ट्रवाद चल रहा था ना, आंदोलन चल रहा था, उसके भी ये खिलाफ थे। क्यों? इनका मानना था कि इस आंदोलन के जो नेता है वो ऊंची जाति के हैं, इनमें से कोई भी निम्न जाति का नहीं है, इसलिए इन्होंने बहिष्कार भी किया था इसका। ठीक है, उन्होंने लिखा कि ब्राह्मणों ने अपने धर्म की तलवार छुपा ली, जिससे उन्होंने लोगों की संपन्नता का गला काटा। वह कहते हैं कि शूद्र मुस्लिम पारसी सभी ऊंच नीच भुलाकर एक हो जाओ, नहीं तो देश उन्नति नहीं कर पाएगा। ये एकता उन्हीं के पक्ष में है, क्योंकि दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। तो मैं यहाँ और तुम वहाँ की स्थिति समाज में है, ये किसने कहा? ये ज्योतिराव फूले ने कहा। अब इससे क्या मतलब कि मतलब देश में जो कांग्रेस के नेता है, मतलब ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई सभी अपनी जातियां भूलकर एक हो जाओ, नहीं तो देश उन्नति नहीं कर पाएगा, आज़ाद नहीं हो पाएगा। तो ये इनके विरोध में कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणों का ही जो कर्मकांड है, ये वापस उसी स्थिति को पैदा करना चाहते हैं, अपना ये ऊंची जातियाँ अपना वर्चस्व वापस पैदा करना चाहती है। ठीक है, तो ये ज्योतिराव फूले ने कहा था। इसके बाद में देखो अंबेडकर का स्टेटमेंट भी ये जो का त्यों लिख दिया है, एनसीईआरटी में चेक कर लीजिएगा, उसमें भी है। 1927 में अंबेडकर ने कहा, हम केवल ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं। हिंदू समाज का दो मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं। अंबेडकर ने ये क्या कहा कि भाई हम तालाब पर या मंदिरों में क्यों जाना चाहते हैं? तो हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं, पहली बात तो यह है। ठीक है, दूसरा कि हिंदू समाज में दो मुख्य सिद्धांतों पर पुनर्गठन करो हिंदू समाज का, जातियों के आधार पर नहीं। एक तो समानता और जातिवाद की समाप्ति करके फिर पुनर्गठन करो, ये मांग थी डॉक्टर BR अम्बेडकर की। ठीक है, आगे देखिए, अब मंदिरों में कौन जा सकता है? फिर से टॉपिक आता है, मंदिरों में कौन जा सकता है। अब इसके लिए भी अम्बेडकर आगे आए। 1927 में अम्बेडकर ने महार जाति के समर्थन से, ठीक है, मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। इसका ब्राह्मण पुजारियों ने घोर विरोध किया। 1927 से 1935 तक अम्बेडकर ने 3 ऐसे आंदोलनों का नेतृत्व किया। ठीक है, इन आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सभी को समाज में जातिगत पूर्वाग्रहों की ताकत दिखाना था। देखिए कई बार पूर्वाग्रह शब्द देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति जो पक्षपात युक्त जो व्यवहार होता है उसको पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे शूद्र को देख लिया, अछूत को देख लिया, अब बिना किसी कारण से उससे चिढ़ जाना। जैसे ब्राह्मण बिना किसी, अगर वो खड़ा भी है तो बिना किसी कारण से उसको चिढ़ जाना, ठीक है, उस पर गुस्सा करना, अभद्र व्यवहार करना। ठीक है, तो अंबेडकर ये सभी आंदोलन के जरिए क्या दिखाना चाहते थे कि ये जो जातिगत पूर्वाग्रह है समाज में किस प्रकार से जमे हुए हैं उनको दिखाना चाहते थे। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक आता है गैर ब्राह्मण आंदोलन। तो देखिए गैर ब्राह्मण आंदोलन, गैर ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण तो करेंगे ही क्यों, उनको तो उच्च जाति थी, उनको तो वर्चस्व हासिल था। तो गैर ब्राह्मण आंदोलन हुए, तो उन गैर ब्राह्मण जातियों द्वारा ये आंदोलन चलाया गया जिन्होंने शिक्षा, धन व प्रभाव तक पहुंच हासिल कर ली थी। नेचुरल है कि अगर आंदोलन चलाएंगे तो धन भी लगेगा, थोड़ी एजुकेशन भी होती है लीडर में। ठीक है, तो जिनमें थोड़ी एजुकेशन, जैसे BR अम्बेडकर थे, पेरियार थे, ठीक है, इन्होंने इस प्रकार के आंदोलन चलाए। ठीक है, ये थोड़ी सी नॉलेज यहाँ रखी है मैंने। EV रामास्वामी, ये थोड़ा देख लीजिए। EV रामास्वामी वैसे तो अब आने वाला है, ये देखिए आप आगे देखिए थोड़ा। ब्राह्मण, ये इनका तर्क था। ब्राह्मण जो गैर ब्राह्मणवादी जो आंदोलन चल रहा था, ये क्या कहते थे? ब्राह्मण उत्तर से आए हैं, आर्य आक्रमणकारियों के उत्तराधिकारी हैं, उन जिन्होंने स्वदेशी द्रविड़ जातियों से भूमि पर कब्जा कर ली। ये भी आर्यों को वही है, आक्रमणकारी मानते हैं, आर्य विदेशी मानते हैं, इन्होंने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है, ऐसा करके मानते हैं। इन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। ये कह रहे हैं कि सत्ता पर ब्राह्मण ही नहीं हो सकता भैया, और भी जातियाँ हैं, और भी इंसान हैं, वे भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे है पेरियार। तो पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? EV रामास्वामी नायकर। चित्र आप देखते जाइएगा। तो EV रामास्वामी नायकर के बारे में मैंने यहाँ लिखा है कि EV रामास्वामी का पूरा नाम है इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। ठीक है, ये कौन थे? तमिलनाडु के सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने अछूतों के उद्धार के लिए वही भरसक प्रयास किया। धार्मिक आडंबरों, इसलिए इनको पेरियार कहा जाता है। वहाँ पे इनको कन्नड़, तमिल सब आती थी। धार्मिक आडंबरों और जातिगत जो ऊंच नीच है ना, इनका घोर विरोध किया था। अब इनके विचार क्या थे, कैसे विरोध किया, ये देखिए। तो पेरियार के नाम से प्रसिद्ध EV रामास्वामी नायकर प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था। संस्कृत शास्त्रों का गहन अध्ययन करने का एक ही मतलब है कि वहाँ पर कोई जातिगत भेदभाव नहीं दिया गया है जो तुम लोग कर रहे हो। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने ब्राह्मणों का विरोध किया। बाद में इन्होंने कांग्रेस के सदस्य बनने पर, एक कांग्रेस के सदस्य बन गए थे ये,
पेरियार, ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि वहाँ एक दावत थी, वहाँ पर जब ये गए तो उन्होंने देखा कि जातियों के हिसाब से वहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई थी। ये देखकर उन्होंने उसी वक्त कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी, ठीक है। पेरियार ने क्या कहा ऐसी व्यवस्था देखकर कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। भाई अछूतों का कोई सपोर्ट नहीं कर सकता जब तक अछूत खुद आगे नहीं आए, तो अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा। ओके, पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन चलाया। ये स्वाभिमान वर्ड, अपने स्वाभिमान के लिए अछूतों को खुद ही लड़ना पड़ेगा, तो पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन चला दिया। तो ये स्वाभिमान आंदोलन, अछूतों के लिए स्वाभिमान आंदोलन किसने चलाया? तो ईवी रामास्वामी नायकर ने, पेरियार ने। इनके अनुसार मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही है। भाई जितनी भी जो दक्षिण में तमिल और द्रविड़ संस्कृति है ना, इसके असली वाहक अछूत है, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है, ठीक है। अब पेरियार के विचार देखेंगे हम रामास्वामी के। ईवी रामास्वामी के क्या विचार थे? मनुस्मृति, भगवद गीता और रामायण की इन्होंने कटु आलोचना की थी। अब क्यों की थी? इन ग्रंथों का प्रयोग स्त्रियों पर पुरुषों का वर्चस्व दिखाता है, ठीक है। भाई इन ग्रंथों में स्त्रियों पर पुरुषों का वर्चस्व दिखाया गया है और नीची जातियों पर ऊंची जातियों का वर्चस्व दिखाया गया है, इसीलिए इन्होंने इनका विरोध किया था हिंदू धर्म ग्रंथों का, ठीक है। और इसके उत्तर, और इसी कारण इन्होंने ये जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था उसका भी विरोध किया था। इसके उत्तर में रूढ़िवादी, अब देखो पेरियार, ये रामास्वामी आगे आ रहे हैं, उधर से अंबेडकर आगे आ रहे हैं जातिगत भेदभावों को मिटाने के लिए, समानता, समाज में समानता स्थापित करने के लिए। अब क्या हुआ, इसके उत्तर में रूढ़िवादी जो हिंदू समाज है ना, इसके उत्तर में सनातन धर्म सभा बना ली, भारत धर्म महामंडल बना लिया, बंगाल में ब्राह्मण सभा बना ली। अब इतने ये संगठन बना के क्या इनका उद्देश्य क्या था कि हिंदू धर्म में जाति ऊंच नीच पर कोई आंच ना आए। मतलब ये चाहते थे कि ये जातिगत व्यवस्था बनी रहे। इस प्रकार से ऐसे संगठन भी बन गए इनके उत्तर में। और इस जातीय ऊंच नीच को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। ये उन्होंने ऐसे बड़े बड़े संगठन जो बनाकर बताया। जातिगत ऊंच नीच पर संघर्ष व बहस देखो आज भी बनी हुई है, हालांकि आरक्षण वगैरह सारे ही है, लेकिन फिर भी इस पर जो है बहस आज भी बनी हुई है। यहाँ तो हो गया आपका एनसीईआरटी का ये लेसन कंप्लीट। इसमें ये जो छोटे छोटे जो टॉपिक हैं वो 2 मिनट 3 मिनट के और हैं, वो भी देख लीजिए। वो भी आपके एनसीईआरटी के लास्ट में दिया गया है, आप देख लीजिएगा। देखो ब्रह्मो समाज देखा हमने। ब्रह्म समाज स्थापना 1830 में हुई, राजा राममोहन राय ने की, और हिंदू और ईसाई धर्म की आलोचनात्मक व्याख्या की इसके द्वारा। मूर्ति पूजा और आडंबरों का इसने विरोध किया, ठीक है। फिर बाद में यंग बंगाल भी बनी, यंग बंगाल मूवमेंट चला, और डेरोजियो, ठीक है। 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। इन्होंने ये यंग बंगाल मूवमेंट चलाया, डेरोजियो ने। उन्होंने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया, जिससे उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों का विरोध किया और सोच व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया, स्त्री सशक्तिकरण की मांग की। तो ये यंग बंगाल मूवमेंट डेरोजियो ये था। अब रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, ये पढ़ा हुआ भी होगा आपका, लेकिन जितना इसमें दिया गया है वो लिखा है मैंने। स्थापना विवेकानंद के द्वारा 1 मई 1897 में की गई। कोलकाता, बेलूड़, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था विवेकानंद का। उद्देश्य समाज सेवा, निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति पर जोर, आध्यात्मिक उन्नति और युवाओं को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करना, ये भी था। 11 सितंबर 1893 को शिकागो विश्व धर्म संसद में व्याख्यान दिया उन्होंने भारत के लोगों को रसोई घर के धर्म की संकीर्ण 4 दीवार से बाहर निकलने व राष्ट्र सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। अब है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1867 में बम्बई में स्थापित हुआ, ठीक है। उद्देश्य महिला शिक्षा को प्रोत्साहन, बाल विवाह उन्मूलन और जातीय बंधनों का विरोध किया। वेद समाज मद्रास, चेन्नई 1864 में। ब्रह्मो समाज से प्रेरित था, ये ध्यान रखिएगा। वेद समाज किस समाज से प्रेरित था? ब्रह्मो समाज से। उद्देश्य सेम ही है, जातीय भेदभाव से मुक्ति, महिला शिक्षा, रूढ़िवादी अंधविश्वासों को विरोध करना, ठीक है। अब है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ 1875 में अलीगढ़ में सैयद अहमद खां थे, इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। इसमें मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन शैक्षणिक सुधार करने में अग्रणी रहा है, स्पेशली मुस्लिमों में अलीगढ़ आंदोलन। अब है सिंह सभा आंदोलन। तो सिंह सभा आंदोलन क्या है? तो देखिए, सिंह सभा आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म के आडंबरों का खात्मा करना, जातिगत भेदभाव समाप्ति, आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म सिद्धांतों का ज्ञान, ठीक है। सिखों के सुधारवादी संगठनों के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में
1979 में 79 में लाहौर में सिंह सभा का गठन भी हुआ। ठीक है, उद्देश्य ये रहे। तो ये था दोस्तों क्लास 8th NCERT क्लास 8th हिस्ट्री का 7th चैप्टर। इसमें हमने महिलाओं के बारे में, जातिगत ऊंच नीच के बारे में, उनके सुधार के बारे में क्रम से पढ़ा और जो है इजी लैंग्वेज में मैंने ये नोट्स बनाए हैं। नोट्स कैसे लगे, ये जो एक्सप्लेनेशन कैसे लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।